हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते थे पहले जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ई के लिए मतलब डी फार्मा का जो बायोलॉजी का जो सिलेबस था हम बताए थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट हम टॉपिक दिए थे वो आपको हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हुए थे। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जब एग्जाम की सॉल्व करवाने लेंगे वो आपको, और जो सिलेबस पढ़ाने लेंगे उसमें हमको पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएंगे। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी थी वो अभी आपको कुछ डिस्कस कर रहे हैं और बाकी बात करेंगे। जैसा कि पहले हम देखे थे ICBN, इसे क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बी फॉर बोटैनिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। आप लोग लिखिएगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ICZN, इसका क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का लिखिए आप लोग, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN का क्या हुआ? ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। चलते हैं देखते हैं। नारियल में भ्रूणपोष होता है। नारियल में भ्रूणपोष जो होता है ये दो तरह का होता है। एक तो तरल भ्रूणपोष होता है, एक गिरि भ्रूणपोष होता है। तरल भ्रूणपोष जो होता है और गिरि भ्रूणपोष होता है। तरल भ्रूणपोष जो होता है केंद्र की भ्रूणपोष होता है, और जो गिरि भ्रूणपोष होता है कोशिकी भ्रूणपोष होता है। तरल भ्रूणपोष जो होता है केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, गिरि भ्रूणपोष जो होता है कोशिकी भ्रूणपोष होता है। एक तरल भ्रूणपोष जो होता है खाने योग्य होता है, जबकि गिरि भ्रूणपोष जो होता है पीने योग्य होता है। और ये दोनों भ्रूणपोष जो होते हैं त्रिगुणित होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए प्रांकुर से क्या होता है? पादप का जो दो भाग होते हैं, प्रांकुर होता है, मूलांकुर होता है। प्रांकुर से क्या होता है कि प्ररोह का निर्माण होता है। प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण होता है, और मूलांकुर से प्रांकुर से प्ररोह का निर्माण होता है, मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। आप लोग ये सकते हैं, प्ररोह मतलब कर सकते हैं तने का निर्माण होता है। प्रांकुर से तने का या प्ररोह का निर्माण होता है, मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। नेक्स्ट चल रहे हैं दोस्तों, जाइलम। पादप के दो भाग होते हैं, जाइलम होता है, फ्लाइम होता है। जाइलम का काम क्या होता है? जल का परिवहन। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम का होता है पोषण या कह सकते हैं भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम जो होता है पोषण या भोजन का परिवहन करता है। लिख सकते हैं जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है पोषण या भोजन का परिवहन करता है पादपों में। नेक्स्ट चलते हैं, RBC क्या होता है? RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। RBC का वैज्ञानिक क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट है। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
थ्रोम्बोसाइट। अब और जैसे आरबीसी का पूर्ण जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल पूछ लो, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120। आरबीसी का वैज्ञानिक एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं ब्लड प्रेशर। मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, मानव सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। और ब्लड प्रेशर जिससे मापा जाता है उसका क्या नाम होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। जगह नहीं इसलिए नहीं लिख लेते हैं, सॉरी लिख लेते हैं। ब्लड मापी का नाम क्या होता है, ब्लड मापी का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन होता है, वो सर्वदाता होता है, और सर्वग्राही AB ब्लड ग्रुप जो होता है सर्वग्राही होता है। ब्लड ग्रुप आपको ये कहना है कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। और सर्वदाता ब्लड ग्रुप O होता है, और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O होता है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB होता है। AB सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB होता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप O होता है। और ब्लड उसके समान ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg। और मानव का जो रक्तदाब मापा जाता है इसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापी करते हैं। नेक्स्ट चल रहे दोस्तों, वयस्क दंतसूत्र एक होता है, बच्चे का दंतसूत्र। वयस्क जो दंतसूत्र होता है 21-23 21-23 और बच्चे का दंतसूत्र क्या होता है 21-02/21-02। अब इसमें क्या होता है कि इंसाइजर केनाइन मोलर प्रीमोलर, इसमें भी होता है इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर। जैसे कि मोलर प्रीमोलर, जैसे हो गया कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। इसमें भी हो गया कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ये अब दांत के प्रकार होते हैं। अब इसके सूत्र ही आपको बताते रहेंगे, आपको जब करेंगे देखिए आगे बताते हैं। जैसे कि समांत वयस्क जो बताए थे, वयस्क जो बताए थे 21-23/21-23। 21 क्या होता है, इंसाइजर होता है। 1 क्या होता है, 2 इंसाइजर होता है। 1 क्या होता है, केनाइन होता है। फिर 2 क्या होता है, मोलर होता है। 3 क्या होता है, प्री मोलर होता है। इंसाइजर मतलब होता है कृंतक, केनाइन मतलब होता है रत्नक, मोलर मतलब चवर्णक, प्री मोलर मतलब होता है अग्रचवर्णक। उसी तरह बच्चों में भी दंतसूत्र होता है। बच्चे का जो दंतसूत्र होता है वो होता है 21-02/21-02। आपको इसमें भी होता है, जैसे ये होता है इंसाइजर 2 होता है, केनाइन 1 होता है, केनाइन 2 होता है, मोलर 2 होता है, प्रीमोलर 2 होता है। और इन्हें टोटल अगर देखेंगे, टोटल अगर जोड़ेंगे बच्चों में लगभग 20 ये पूरा जोड़ता है 2 1 2 1 3 2 5 5 5
5 2 1 3 2 5 5 दूनी 10 दूना 20 हो गया। गुणा को 2 से कर दोगे, टोटल बच्चों में 20 दांत होते हैं। इस वयस्क को टोटल 8 दूनी 16 दूना 32 दांत होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में देखिए, क्योंकि वयस्क में देखिए 2 1 3 2 5 5 3 8 8 8 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 करोगे, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 दूनी टोटल 32 दांत। वयस्क में 32 दांत टोटल होते हैं और बच्चों में टोटल 20 दांत होते हैं। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं देख सकते हैं 21 0 2 1 3 0 है, 2 1 3 2 5 5 2 5 दूना 10 5 दूना 10 10 दूना 20 हो गया। टोटल बच्चों में 20 दांत होते हैं। इसलिए आपको हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक से बताएंगे, तो आज का और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि दांत मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? उसे आप लोग मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होता है इनेमल, जो कि दांत का कठोरता भाग होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होता है? इनेमल, जो हमारे दांत के ऊपर सफ़ेद भाग होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी क्या होता है कि जैसे एंटीबॉडी हम 5 प्रकार के पढ़े थे, IgD, IgE, IgM, IgA, IgG। लेकिन इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी इसमें कौन होता है? IgA इम्पोर्टेंट होता है। ये किसमें पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। IgA जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। और एक IgG ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लेसेंटा में पाया जाता है। और देखोगे IgE ये एलर्जी क्रियाओं से मानव शरीर के ALERGY एलर्जी मतलब मानव शरीर की एलर्जी क्रियाओं से संबंधित होता है। एलर्जी से संबंधित होते हैं। IgE होते हैं एलर्जी से संबंधित होता है। इसलिए कौन सा IgE हमें ज़रूरत होगा? कौन सा इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी होगा? IgE कहाँ पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। IgE एंटीबॉडी होता है, एलर्जी संबंधित होता है। IgG जो होता है प्लेसेंटा में पाया जाता है। हमारे जो प्लेसेंटा होता है वहाँ पाया जाता है। फिर नेक्स्ट मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन जो होता है दोस्तों, मेल सेक्स हार्मोन जो होता है मेल सेक्स जो हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल सेक्स जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है। मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है। और एक होता है कि मेल सेक्स हार्मोन में होता है एक एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन होता है। फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन या एंड्रोजन होता है। और मेल सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। और फीमेल सेक्स में प्रोजेस्टेरॉन या एंड्रोजन।
आप लोग फिर थोड़ा राइटिंग में वो है, आप लोग फिर से लिखिए। मेल सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, या इसी को मेल सेक्स हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, या इसी को एस्ट्रोजन कहते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन, या इसी को एंड्रोजन कहते हैं। ज़्यादातर आपको एंड्रोजन एस्ट्रोजन नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको मेल सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन मिलेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश से क्वेश्चन में होता है भ्रूणकोश कैसा होता है। भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की होता है। क्या लिखा है, भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकी 8 केंद्र की होता है। भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की होता है, तथा 8 केंद्र की होता है। भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की होता है। और भ्रूणकोश तो बड़े होते हैं, 3n होता है, त्रिगुणित होता है। और जो पोषण वगैरह देता है, भ्रूणकोश होता है पोषण वगैरह देता है। नारियल 2 प्रकार के भ्रूणकोश होता है, तरल भ्रूणकोश होता है, गिरि भ्रूणकोश, तरल भ्रूणकोश होता है, पीने योग्य भाग होता है। गिरि भ्रूणकोश होता है खाने योग्य भाग होता है नारियल में। तरल भ्रूणकोश होता है केंद्र की भ्रूणकोश होता है, और गिरि भ्रूणकोश होता है कोश की भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश क्या हो गया, पल्लीय भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की। भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की होता है। जैसा कि दोस्तों हम देखे थे, जैसा कि हमारे जहाँ तक लगा इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ तक कैच कर पाए वहाँ तक की पूरा कोशिश किए हैं कि यहाँ तक पूरा इम्पोर्टेंट को जहाँ तक उसमें लगा था लगभग हम पूरा टॉपिक कैच कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम या तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिर लाएंगे, या तो फिर हम MCQ लाएंगे। और हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस होगा उसको भी हम इसलिए हम करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया जैसे भ्रूणकोश हो गया, और भी जैसे हो गया कि जाइलम फ्लोएम वगैरह हो गया, इसका भी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताएंगे। और हो गया कि जैसे और पाठन में जो भाग वगैरह होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण वगैरह होता है, मृतोजीवी परजीवी, ये सब भी पूरा क्वेश्चन पूछता है। उपापचय या उपचय अच्छा ये सब भी पूरा पूछता है। ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब से धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम लोग पॉलिटेक्निक डी फार्मा और आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो बायोलॉजी सिलेबस पूछेंगे, लगभग हम तैयारी करवाने की कोशिश पूरा करेंगे। जय हिंद दोस्तों।